नमस्कार। हम हिंदी के सीरीज़ में यूपीपी और रेडियो ऑपरेटर के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो तमस का समानार्थी बताना है। तो तमस का समानार्थी हो जाएगा अंधकार, ऑप्शन ए सही है। प्रकाश का समानार्थी होता है आलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें पुल्लिंग बताना है आपको। तो ऑप्शन में है सुबह, मिर्ची, जीरा और दृष्टि। तो देखिए सुबह को क्या कहा जाता है, सुबह कहा जाता है सुबह हो गई, मिर्ची बहुत लगी है, या दृष्टि भी स्त्रीलिंग है। बाकी जीरा जो है वो पुल्लिंग है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य को पहचानना है। ऑप्शन ए में है कि दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। देखिए कठिन कैसे लिखा है, कठिन में छोटी ई की मात्रा होती है, न कि बड़ी ई की। रविवार को हम चर्च को जाते हैं। तो रविवार को हम चर्च जाते हैं, न कि को जाते हैं। यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। तो यह लड़की नहीं होगा, यहाँ पर होगा इस लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। और ऑप्शन डी सही होगा। जब 3 गलत है तो सही होना ही है चौथे को। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, ये सही है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अलिकलि ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसमें अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति है, अपहनुति है, या व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो देखिए इसमें जो है वो अनयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन ए सही है। अनयोक्ति का मतलब होता है अन्य के प्रति कही गई युक्ति। और इसमें अन्य कौन है, तो इसमें अन्य है राजा जयसिंह। राजा जयसिंह को सचेत करने के लिए इसमें भौरा और कली का प्रयोग किया गया है। तो भौरा और कली का प्रयोग किसके लिए, जयसिंह को सचेत करने के लिए किया गया है। इसलिए यह दूसरे के को माध्यम बना करके कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अनयोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट है, सूरसागर किसकी रचना है। सूरसागर किसकी रचना है यह बताना है आपको। तो सूरदास की है, कबीर की है, कालिदास की है, या तुलसीदास की है। तो देखिए सूरसागर जो है वो सूरदास जी की रचना है। ऑप्शन ए सही है इसमें। और सूरदास जी की अन्य और भी रचनाएं हैं, जैसे सूरसागर है, सुरसरावली है, या और साहित्य लहरी हैं। कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं वो है बीजक, साखी शबद और रमैनी। कालिदास की जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। और तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस। इस ऑप्शन में इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए में है कि स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है। ऑप्शन बी है संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग दिख पाता है। और ऑप्शन डी में है कि स्वर्ग देखना है तो मरो। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो है संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं दिखता, नहीं मिलता। नेक्स्ट है, देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है और इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके आंसर इसी गद्यांश में से ढूंढना होता है। तो उसके लिए पहले हमको गद्यांश को पढ़ना होता है ध्यान से। तो देखिए इसमें दिया है, गद्यांश को पढ़ेंगे पहले हम। साहस की जिंदगी रोमांचक होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि साहसी व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति दुनिया की असली ताकत तो होता है और दुनिया को नई राह भी वही दिखाता है। आस पड़ोस को देखकर चलना साधारण जीव का काम है। क्रांति या परिवर्तन करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो अपने पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर धीमी बनाते हैं। तो ये हो गया गद्यांश। अब हम इसके प्रश्नों को देखेंगे कि इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न है कि साहस की जिंदगी रोमांचक होती है, वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। तो इसमें कारक बताना है। तो साहस की जिंदगी, साहस का संबंध किससे बताया जा रहा है, तो जिंदगी से बताया जा रहा है। तो कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक, या आपादान कारक। तो देखिए इसमें हो जाएगा संबंध कारक।
ऑप्शन ए सही है। संबंध का विभक्ति होता है संबंध कारक का, की, के और रा, रे, रे, ये संबंध कारक का होता है। बाकी संप्रदान का होता है के, लिए, को। कर्ता का होता है ने, कर्ता ने। अपदान का होता है से अलग होने पर, या जब किसी की किसी से तुलना की जाती है। जैसे मीरा रीना से सुंदर है, तो यहाँ पे अपदान कारक हो जाएगा। या राम श्याम से बड़ा है, यहाँ पर भी अपदान कारक हो जाएगा। जब किसी की किसी से तुलना का भाव प्रकट होता है तो भी अपदान कारक होता है। और किसी से अलगाव का भाव प्रकट होता है, जैसे बंदर छत से कूद गया, या स्टेशन से रेलगाड़ी छूट गई, या बच्चा घर से स्कूल गया, तो वहाँ पर भी अपदान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। तो दुनिया को नई राह दिखाता है, इसमें काल बताना है आपको। तो कौन सा काल हो जाएगा इसमें? सामान्य भविष्य काल हो जाएगा, कि अपूर्ण भूतकाल होगा, कि सामान्य वर्तमान काल होगा, कि पूर्ण वर्तमान काल होगा? बताइए इसमें क्या? तो इसमें हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी सही है। दुनिया को नई राह दिखाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल जो है वो सामान्य वर्तमान काल है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, वहाँ पे वर्तमान काल होता है, सामान्य वर्तमान काल होता है। नेक्स्ट है, परिवर्तन करने वाले लोगों की क्या खासियत होती है? तो परिवर्तन करने वाले लोगों की क्या खासियत होती है, हमने गद्यांश में पढ़ा है। अगर अच्छे से आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ध्यान में होगा। तो इसका आंसर बताइए। वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते हैं, वे कभी पीछे नहीं देखते, या वे दुनियादारी से दूर रखते हैं, या वे अपने काम से काम रखते हैं। तो देखिए, परिवर्तन करने वाले लोगों की यह खासियत होती है कि वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते हैं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए, अर्थों के आधार पर जब सजाया जाता है तो वो कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है कि अर्थालंकार होता है? कि अर्थ होता है कि अर्थालंकार होता है कि अलंकार होता है? देखिए, जब अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है, और जब शब्दों के आधार पर सजाया जाता है तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। इतना ध्यान रखिएगा। जब किसी वाक्य में अर्थों के माध्यम से चमत्कार पाया जाता है तो अर्थालंकार, शब्दों के माध्यम से चमत्कार पाया जाता है तो शब्दालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? तो ठीकरे की मंगनी उपन्यास को किसने लिखा है यह बताना है आपको। तो इसको लिखने वाले कौन है? मृदुला गर्ग है, या नासिरा शर्मा है, या सुधा अरोड़ा है, या सूर्यबाला है? तो देखो, इसको लिखने के वाली जो है वो नासिरा शर्मा है। ठीकरे की मंगनी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो नासिरा शर्मा है। और इनके और भी उपन्यास हैं, जैसे 7 नदियाँ, एक समंदर, शालमली और जिंदा मुहावरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों को भरिए। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में खाली स्थान नहीं लग रही थी। तो देखिए, लग रही थी, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख और प्यास नहीं लग रही थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे होगा भूख और यहाँ पे होगा प्यास नहीं लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य पहचानना है। आसमान से घने बादल छाए हुए हैं, आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, आसमान को घने बादल छाए हुए हैं, या आसमान में घने बादल छाए हुए हैं? तो इसका जो शुद्ध होगा वो होगा आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें स्त्रीलिंग छांटना है। प्रकृति, दुपट्टा, अध्यक्ष या महोदय? तो देखिए, प्रकृति जो है वो स्त्रीलिंग है, बाकी दुपट्टा, अध्यक्ष और महोदय ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या अतिशयोक्ति? तो पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसमें जो है वो श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें देखिए, जो पानी है उसके 3 अर्थ निकलते हैं। अगर हम मोती
के पक्ष में देखा जाए तो मोती के संदर्भ में यहाँ चमक और कांति हो जाएगा। मनुष्य के संदर्भ में सम्मान या इज्जत हो जाएगा, और चूने के लिए हो जाएगा साधारण पानी। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है किंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना। एक कई प्रकार के अर्थ एक ही शब्द में रहते हैं, कई अर्थ एक ही शब्द के अंदर रहते हैं, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अनुप्रास में क्या होता है? तो अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। और यमक अलंकार में शब्द तो एक ही होते हैं परंतु एक से अधिक बार आ जाते हैं और हर बार उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार के अंदर क्या होता है कि अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत ये होता है कि सब दोहे को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है किसी के बारे में। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग, ये हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। या फिर तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, ये इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो निर्मल का विलोम क्या होगा? मलिन होगा, अभद्र होगा, विषम होगा या कोमल होगा? तो देखिए निर्मल का विलोम जो होता है वो मलिन होता है, बाकी अभद्र का भद्र होगा, विषम का सम होगा और कोमल का कठोर होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो आसक्ति शब्द का अर्थ बताना है। अनुराग है, हुताशन है, पिक प्रिय है या जन्मदात्री है? तो देखिए आसक्ति का अर्थ तो होता है अनुराग, और हुताशन का अर्थ क्या होता है? तो अग्नि होता है। पिक प्रिय कहते हैं, किसको कहते हैं बताइए? पिक मतलब होता है कोयल, और कोयल का प्रिय क्या है? आम। आम का समय आता है तभी कोयल अधिकतर दिखाई देती हैं, तो पिक प्रिय का क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत कठिन है और इसको माइंड से करिएगा। जन्मदात्री का मतलब होता है जन्म देने वाली माँ। तो आसक्ति शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? अनुराग। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है फांस किसकी रचना है? तो फांस दूधनाथ सिंह की है, संजीव की है, रविंद्र कालिया की है या नंद किशोर नौटियाल की है? देखिए किसकी है? तो फांस जो है वो संजीव की रचना है। फांस उपन्यास संजीव की रचना है, और इनके और भी उपन्यास, जैसे ये उपन्यास जो है वो इनकी पृष्ठभूमि भारत में विगत लगभग 2 दशकों से बढ़ रही किसान की आत्महत्याएं हैं, उसके बारे में ये फांस रचना लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों को अनेक काम है या मजदूरों को अनेक काम है? देखिए इसमें जो लिखने का ढंग है वो उसके हिसाब से ऑप्शन डी सही है वैसे इस प्रश्न के उत्तर में। और ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है? मजदूरों को अनेकों काम है, तो मजदूर यहाँ अनेकों है इसलिए ये गलत है। सब इसमें भी वही गलत है। यहाँ पे मजदूरों को अनेक काम है लिखा है इसलिए गलत है, यहाँ पे है होगा। तो यहाँ पे मजदूरों को अनेक काम है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है बताइए? तो वर्ण की आवृत्ति किस में होती है? अनुप्रास में होती है, तिष्योक्ति में, श्लेष में या यमक में? तो वर्णों की आवृत्ति होती है अनुप्रास। अनु मतलब होता है छोटा, और सबसे भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास में। ठीक। अतिशयोक्ति में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें कही जाती हैं। श्लेष में एक शब्द के अंदर कई अर्थ छिपे हुए रहते हैं। यमक में एक से अधिक शब्द तो एक ही रहता है, कई बार आता है, और हर जितनी बार आता है उतनी बार उसका अर्थ बदलता है, इस वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य की पहचान करना है इसमें हमें। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊँगा, बताइए इसमें करोगे होगा तो यहाँ पे ये तो गलत है, अशुद्ध है ये। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वह बहुत तेज तेज दौड़ रहा है, नहीं इसका क्या होगा बताइए? तो इसका हो जाएगा
कि वह बहुत तेज दौड़कर चला गया। उसके बाद बुराई को बढ़ावा नहीं दो, बुराई को बढ़ावा नहीं दो, ये भी अशुद्ध है। बाकी इसमें शुद्ध जो है वो हो जाएगा, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। नेक्स्ट है, इसमें इसलिए लास्ट वाला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे ये छोटी ई है और बड़ी ई होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है, बालू से तेल निकालना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन करने। तो बालू से तेल निकालने का क्या अर्थ होता है? मूर्खता करना। बालों से तेल निकालना, असंभव को संभव करना, या जमीन से कच्चा तेल निकालना। तो बालू से तेल निकालने का अर्थ होता है असंभव को संभव करना। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, मंदिर जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो उसमें कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, या सामान्य भूतकाल है? बताइए इसमें क्या सही है? तो देखिए, मंदिर को जाने के बाद मन को शांति मिली है, इसमें जो सही है वो है सी, पूर्ण वर्तमान काल है। और यह वाक्य जो है पूर्ण वर्तमान काल का है। जिस वाक्य में वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है वहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल होता है। और इस वाक्य में कार्य की पूर्णता का पता चल रहा है कि मंदिर जाने के बाद मन को शांति मिली है, अर्थात कार्य जो है हमारा वो पूर्ण हो चुका है। नेक्स्ट है, जो असफलता से नहीं घबराता वही क्या होता है? उदासी का स्वाद चख पाता है, नाकामी का स्वाद चख पाता है, या सफलता का स्वाद चख पाता है, या अनुत्तीर्ण का स्वाद चख पाता है? बताइए क्या होगा? तो जो असफलता से नहीं घबराता वह सफलता का स्वाद चख पाता है। सफलता का स्वाद चख पाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन करना है। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसके जो रेखांकित है, जिसके नीचे रेखा खींची गई है, वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। तो देखिए, आपके होठ, इसमें होठ है तो होठ जो होता है वो बहुवचन में प्रयोग होता है, एक वचन में नहीं होता है। आपके दर्शन भी बहुवचन में प्रयोग होता है। इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है, तो वर्षा जो है वो एक वचन में प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं आपके अक्षत को पूजार्थ ले जा रहा हूँ, ये भी बहुवचन में प्रयोग होता है। इसमें ओठ, दर्शन और अक्षत ये क्या है? तो ये बहुवचन में प्रयोग किए जा रहे हैं। बाकी वर्षा जो है वो एक वचन में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट, आग लगने पर कुआं खोदना। दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो आग लगने पर कुआं खोदने का क्या अर्थ हो जाएगा? विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, तसल्ली से काम करना, व्यर्थ भाग दौड़ करना, या विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना। तो बताइए, तो आग लगने पर कुआं खोदने का अर्थ है कि विपत्ति आ जाने पर तुरंत उसका समाधान खोजना। नेक्स्ट है, हे भगवान खाली स्थान मेरी रक्षा करो। तो देखिए, हे भगवान के बाद क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ठीक, तो इस विस्मयादि बोधक चिन्ह का ऑप्शन है सी में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है? तो इसमें जड़ का विरुद्धार्थी बताना है। विरुद्धार्थी का मतलब मैंने बताया था, विरुद्धार्थी का मतलब क्या होता है? विरुद्धार्थी का मतलब होता है विलोम। विलोम होता है। ठीक, और जड़ का क्या हो जाएगा? चेतन, घास, मूल या अजड़। तो जड़ का जो सही ऑप्शन है वो हो जाए, विलोम है वो हो जाएगा चेतन। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। तो खाली स्थान, बच्चे ने आग से सबको बचाया था। खाली स्थान, पुरस्कृत किया गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा, जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया। तो जिस और उसको का ऑप्शन किस में मिल रहा है? ऑप्शन सी में मिल रहा है। यहाँ पे हो जाएगा जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो जिसमें त्रुटि है, जो गलत है, वो बताना है। तो देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके दोष के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। तो इसमें जो गलत है वो बताना है। इसमें जो त्रुटि है, जिसमें गलत है, वो बताना है। तो जिस देश में, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है कि जिसके देश के प्रति, देखिए देश जो है वो गलत लिखा गया है, और की भावना जागृत होती है। तो यहाँ पे जो जागृत है वो जागृत नहीं होगा, जागृत होगा, जागृत होगा। तो ये दोनों में त्रुटिपूर्ण है। देश प्रेम के कारण ही इसमें सही है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो दोनों ही है, लेकिन ये गलत पूछा गया है। तो ये दोनों सही है, दोनों ही है। तो बी एंड सी हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, बिंदु का बहुवचन क्या है? तो बिंदु का बहुवचन बताना है। बिंदुएं, बिंदुसरा, बिंदु या बिंदुएं। तो बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है, बिंदु ही होगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? तो मोहिनी क्या करती है? तेज दौड़ती है। इसमें आपको बताना है कि यह क्या है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो इसमें जो आंसर है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तेज क्या है? रीतिवाचक है। मोहिनी तेज दौड़ती है, और इस वाक्य में जो प्रयुक्त तेज जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? ब्यास सम्मान से, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से, सरस्वती सम्मान से, या देव पुरस्कार से? बताइए किससे किया गया था? तो यह किया गया था सरस्वती सम्मान से। ऑप्शन सी सही है। गोविंद मिश्र को उनके उपन्यास धूल पौधों पर के लिए सरस्वती सम्मान 2013 प्रदान किया गया था। मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसमें क्या होगा? इसमें वे दिन गए जब लोग मेहमान खाली स्थान देखकर अपने खाली स्थान धन्य समझते थे। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। तो बताइए को और को का ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, गुड़ गोबर करना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? तो गुड़ गोबर करने का अर्थ क्या है? अच्छी चीज़ को बुरा कहना, मजा किरकिरा करना, अच्छा और बुरा एक करना, या भग नाश करना। तो गुड़ और गोबर करने का अर्थ जो होता है वो होता है मजा किरकिरा करना। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा बताना है कि कौन सी है। कन्नड़ है, असमिया है, उड़िया है, या बांग्ला है? तो ये कौन सा है? तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन ए कन्नड़। कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है, और इसके अतिरिक्त जो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं वो तमिल, तेलुगु और मलयालम है। ये भी द्रविड़ परिवार की ही भाषा है, तमिल, तेलुगु, मलयालम। नेक्स्ट है, 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था? बताइए 1982 में किसको पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह मनीषा कुलश्रेष्ठ को, बंकिम चंद्र चटर्जी को, जयशंकर प्रसाद को, या महादेवी वर्मा को? तो देखिए महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया था इनको। और मलयालम के कवि अक्कित्तम अच्युतम नंबूदिरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में प्रदान किया गया। और 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो महादेवी वर्मा को। किसके लिए? तो यामा के लिए। नेक्स्ट है,
लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, वाक्य का काल पहचानना है। तो इस लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, इसमें कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान काल है, अपूर्ण भूतकाल है, सामान्य भविष्य काल है या सामान्य भूतकाल है? बताइए इसमें कौन सा है? तो इसमें जो है वो है अपूर्ण भूतकाल। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, जबकि अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इसमें इस वाक्य से पूर्णता का पता नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल होगा। नेक्स्ट है, आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? आमोद का समानार्थी बताना है, तो वो कौन सा है? प्रवीण है, तरीका है, हर्ष है या विकास है? तो आमोद का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा वो हर्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, हर्ष है। नेक्स्ट है, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो नेता का स्त्रीलिंग बताना है, तो नेत्री है, नेतृत्व है, नेतानी है या नेता है? तो नेता का स्त्रीलिंग हो जाएगा नेत्री। ऑप्शन ए सही है, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में जैसे ता के स्थान पर त्री जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे धाता का हो जाएगा धात्री, अभिनेता का हो जाएगा अभिनेत्री। तो नेता का नेत्री। और ये है इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। तो ये प्रश्न आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आप दिन में 2 सीरीज चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको सुबह शाम दोनों टाइम एक एक सीरीज मिला करेगी। धन्यवाद।